square B square A plus B whole square। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे 10वीं क्लास का जो नया NCERT आया है उसका 1 नंबर चैप्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। उसका प्रमेय 1.1 देखेंगे, जिसका है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। देखिए दोस्तों, क्या प्रमेय क्या बोलता है कि प्रमेय भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी संख्या का जो गुणनखंड निकालेंगे वो अद्वितीय होगा, मतलब किसी से भी कोई मैच नहीं करेगा, मतलब कोई भी समान नहीं होगा। देख लीजिए दोस्तों, जैसे 24 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, 2 से भगा देंगे तो कितना आ जाएगा 12, फिर 2 से देंगे तो 6, फिर 2 से देंगे तो 3। तो कैसे लिखेंगे 24 का, देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा दोस्तों 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, मतलब आ जाएगा 2 का पावर में 3 गुना 3, मतलब 2 का घात 3 है और गुना 3 है। वैसे अगर दूसरा अगर देख लेते हैं, जैसे 12 को अगर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 6, फिर 2 से भाग करेंगे तो आएगा 3। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। देखिए दोस्तों, 2 का घात में 2 गुना 3। इसका मतलब देखिए कि कोई भी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कभी समान नहीं हो सकता। यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय बोलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। चलिए दोस्तों, आते हैं उदाहरण नंबर 1 में। उदाहरण नंबर 1 बोलता है कि संख्याओं 4 का घात में n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जहां जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का घात में n शून्य पर समाप्त होता है। देखिए दोस्तों, कैसे बनेगा कोई भी संख्या का, किसी भी संख्या का जो अंतिम मतलब समाप्त में लास्ट में 0 कब आता है। जैसे 2 गुना 5 0 आता है। किसी भी संख्या का लास्ट में अंतिम में तभी 0 आएगा जब किसी भी संख्या में 2 और 5 उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो। ठीक है दोस्तों, जिसका भी किसी भी संख्या का अगर उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है तो वो लास्ट में 0 से समाप्त होगी। देखिए, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं। पहले वाला तरीका देख लीजिए। देखिए दोस्तों, कैसे लिखेंगे, दिया गया संख्या बराबर कैसे लिखेंगे 4 का घात में n। देखिए, कोई भी संख्या 0 से समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 तथा 5 दोनों होने चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ समझाए हैं कि 2 और 5 रहेगा तो समाप्त में क्या आएगा 0 होगा। इसलिए लिखे हैं कि कोई भी संख्या 0 से समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 तथा 5 दोनों होने चाहिए। तो ये क्यों नहीं होगा, देखिए कैसे लिख सकते हैं, चूंकि 4 का टू द पावर 4 का घात का n का
अभाज्य गुणनखंड, देखिए 4 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 आएगा। 4 का घात में n का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है। अतः 4 का घात में n कभी 0 से समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका, सत्यापित हो गया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं और एक तरीका, जिसको ऐसा लिखना पसंद नहीं है वो कैसे लिख सकते हैं। देखिए वो लोग ऐसा करेंगे, दिया गया संख्या, क्या संख्या दिया गया है दोस्तों कि 4 का पावर में n। ठीक है दोस्तों, ये दिया गया है। देखिए यहाँ लिखेंगे चूंकि n एक प्राकृत संख्या है। n क्या है दोस्तों, प्राकृत संख्या है। हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या किससे शुरू होता है, 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाती है। ठीक है, तो अतः n का क्या क्या मान हो सकता है, 1 2 3 डैश 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 अनंत तक। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर n बराबर 1 हो, ठीक है, तो 4 का पावर में n कैसे लिख सकते हैं, 4 का पावर में 1, 4 का घात में 1 बराबर 4। ठीक है, अगर n बराबर 2 तो 4 का घात में n बराबर 4 का 2 बराबर 4 गुना 4 बराबर 16। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर n बराबर 3 हो तो 4 का पावर में n मतलब 4 का घात में n बराबर 4 का घात में 3 बराबर 4 गुना 4 गुना 4, तो आ जाएगा देखिए दोस्तों 64। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्या क्या आया, 4 16 64। तो हमेशा जितना भी आएगा वो 4 6 और 4 मतलब ऐसा ही आएगा, 4 नहीं तो 6 आएगा लास्ट में। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि संख्या 4 का घात में n हमेशा 4 तथा 4 या 6 से समाप्त होगी। ठीक है, अतः 4 का घात में n कभी 0 से समाप्त नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, यही है आपका उत्तर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए बढ़ते हैं आगे। उदाहरण 2 में आते हैं। उदाहरण 2 है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों इसको। 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, पहले 2 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 3। 20 का कैसे निकालेंगे, 20 को 2 से भागा करेंगे तो आएगा 10, फिर 10 को 2 से भागा करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, तो लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड। लिखने का तरीका देखिए दोस्तों, नहीं तो नंबर कम आएगा परीक्षा में। 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा दोस्तों, 2 गुना 3, कुछ नहीं है, इसका घात में मतलब 1 1 है। 20 का अभाज्य गुणनखंड, भाज्य गुणनखंड
ये कैसे होगा दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 5, 2 का पावर में 2 गुना 5 का पावर में 1, 5 का घात में 1 है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, HCF किसका किसका, 6 और 20 का। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे, देखिए HCF निकालने का तरीका होता है कि कोई भी जो नंबर दिया है यहाँ पर देखिए, जो जो दोनों में मिल रहा है, 2 जैसे मिल रहा है उसका सबसे छोटा वाला घात लेंगे। 2 मिल रहा है, इसका सबसे छोटा वाला घात क्या है, 1, और कुछ तो नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या होगा, 2 उत्तर होगा दोस्तों। अब आते हैं हम लोग LCM में, LCM ऑफ 6 और 20, 6 और 20 का LCM क्या होगा, इसमें जो जो संख्याएं दी हुई है, देखिए 2 दिया है, 3 दिया है और 5 दिया है, दोनों को मिला कर देखें तो क्या क्या संख्याएं हैं, 2 3 5। तो जितना भी संख्याएं दिया है उसका सबसे बड़ा वाला जो घात है उसको लेंगे। देखिए 2 का सबसे बड़ा वाला घात क्या है, 2 का घात में 2 गुना 3 का घात में 1 और 5 का घात में 1, क्योंकि 3 और कहीं है नहीं और 5 भी नहीं है। 2 का घात में 2 मतलब 2 गुना 2, 3 का घात में 1 मतलब 3 और 5 का घात में 1 मतलब 5। तो 2 दूनी कितना होता है, 4, 3 गुना 5, इस सब को गुना करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 60। ये आपका उत्तर है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं एक नियम की ओर। ठीक है दोस्तों, नियम को देख लेते हैं। नियम क्या दिया है कि माना कि A तथा B दो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब कि जो कि जिसमें धनात्मक पूर्णांक का मतलब जिसमें नेगेटिव साइन ना हो, ऋणात्मक साइन ना हो, उसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, जिसका LCM, वो दो संख्याओं का LCM और वो दो संख्याओं का HCF का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। मतलब ये दोनों का HCF और ये दोनों का LCM ये दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगी। इसको हम लोग एक उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, छोटा छोटा संख्या लेंगे जिससे कि जल्दी बने और आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि एक संख्या लेते हैं 12। ठीक है, 12 का क्या आ जाएगा, 2 से भाग करेंगे 6, फिर 2 से भाग करेंगे 3। ठीक है दोस्तों, और एक लेते हैं 18। 18 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 3 3। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 12 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 गुना 2 गुना 3, 2 का घात में 2 गुना 3 का घात में 1। फिर कैसे लिखेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। 18 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 3 गुना 3, मतलब 2 गुना 3 का पावर में 2, मतलब 3 का घात में 2। अब इसका HCF निकालेंगे 12,18। देखिए HCF में क्या बोले थे दोस्तों कि दोनों में कॉमन दिखता है, मतलब दोनों में जो भी उभयनिष्ठ है उसका छोटा घात लेना है। मतलब छोटी वाली जो संख्या उसका घात में होगी उसको ले लेना है, इसका कुछ नहीं मतलब 1 है ना। तो ये दोनों में देखिए 2 दोनों में है, इसका छोटा वाला घात क्या है, 2 का घात में 1। ठीक है, और दोनों में 3 है, उभयनिष्ठ है, तो 3 का भी घात में क्या है दोस्तों, छोटा वाला 1 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब आते हैं हम लोग LCM में, 12,18। तो LCM में क्या बोले दोस्तों कि दोनों में जो भी संख्याएं आया है, क्या क्या आया है, 2 और 3। देखिए इसमें भी 2 और 3 है, तो जो भी संख्या है उसका बड़ा वाला घात को लेना है। देखिए 2 का बड़ा वाला घात क्या है, 2 का पावर में 2, और 3 का भी क्या है, तो 3 का पावर में 2। तो क्या होगा, 2 का घात में 2 मतलब 2 दूनी 4, और 3 का घात में 2 मतलब 3 गुना 3 कितना होता है, 9। तो आ जाएगा गुना करके 36। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये नियम के अनुसार क्या है। ठीक है दोस्तों, तो HCF ऑफ 12,18 गुना LCM ऑफ 12,18
ये दोनों का गुणनफल कितना आएगा 6 गुना 36। ये दोनों को गुना करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 216। फिर क्या बोला है, देखिए बोला है कि दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड किसके बराबर होना चाहिए, वो दोनों संख्याओं के बराबर होना चाहिए। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, यहाँ संख्या क्या क्या है 12 और 18। ये दोनों को भी अगर गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 216। तो यही बोला है कि ये दोनों क्या होता है, बराबर होता है। किसी भी दो संख्या का एचसीएफ और किसी भी दो संख्या का एलसीएम, वो दोनों का जो गुना होता है उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यही देख लिए दोस्तों आप लोग। चलिए बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। आते हैं दोस्तों हम लोग 3 नंबर उदाहरण पे। 3 नंबर उदाहरण दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो पहले हम लोग को बोला है, पहले हम लोग एचसीएफ ज्ञात करेंगे इसका। ठीक है, क्वेश्चन जैसे बोला है दोस्तों वैसे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों 96 का बोला है, तो 96 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 48, फिर 2 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 24, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 12, फिर 2 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 6, फिर 2 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 3। फिर 404 को अगर 2 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 202, फिर 2 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 101। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे दोस्तों, इसको 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, मतलब 2 का घात में 5 गुना 3 का घात में 1। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है 404 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 101, मतलब 2 का घात में 2 गुना 101। अब देखिए दोस्तों मैंने क्या कहा था, एचसीएफ कैसे निकलता है, देखिए दोस्तों एचसीएफ कैसे निकलता है, मैंने क्या कैसे कहा था कि दोनों में जो उभयनिष्ठ है उसका छोटा वाला घात को लेना। देखिए दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, 2 है, छोटा वाला घात क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 2 गुना 2 बराबर 4। अब हम लोग नियम का उपयोग करेंगे दोस्तों। हम लोग नियम में क्या पढ़े थे कि एचसीएफ, किसी भी दो संख्या का एचसीएफ गुना उसी दो संख्या का एलसीएम बराबर वो दो संख्याओं का गुणनफल। वही पढ़े थे दोस्तों। देखिए एचसीएफ तो 4 आया है गुना एलसीएम ऑफ 96 404, तो कितना आ जाएगा 96 गुना 404। ये इधर गुना है दोस्तों, उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ 96 और 404 बराबर कितना हो जाएगा 96 गुना 404 बटा 4, काट देंगे तो आ जाएगा 101, और फिर ये दोनों को गुना कर देंगे 96 और 101 को आ जाएगा 9696, मतलब 9696। ठीक है दोस्तों, यही उत्तर है, ये दो आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। चलिए दोस्तों आते हैं उदाहरण नंबर 4 में। उदाहरण नंबर 4 दिया है कि संख्या 6,72 तथा 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों ये तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 6 का निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 3। 72 का निकालेंगे तो 2 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 36,
फिर 2 से भागा करेंगे आ जाएगा 18, फिर 2 से भागा करेंगे आ जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे आ जाएगा 3। ठीक है, 120 का कैसे निकलेगा, 2 से भागा करेंगे तो सचेगा 60, फिर 2 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 30, फिर 2 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 15, फिर 3 से भागा करेंगे तो आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, अब कैसे लिखेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, 2 गुना 3। इसका घात में कुछ नहीं, मतलब 1 1 है। फिर क्या लिखेंगे, 72 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बराबर 2 का घात में 3 कितना होता है, 1 2 3, इसलिए 2 का घात में 3, और 3 कितना है, 1 2, इसलिए 3 का घात में 2। अब देखिए 120 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, मतलब इसमें कितना होगा, 2 कितना है, 1 2 3, 2 का पावर में 3, 3 का घात में 1 और 5 का घात में भी 1। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या निकालेंगे, HCF। अब देखिए दोस्तों HCF इसका कैसे निकलेगा, 6 72 120। देखिए ये तीनों में क्या क्या, तीनों में उभयनिष्ठ है, 2 देखिए तीनों में उभयनिष्ठ है, जिसका छोटा घात क्या है, 2 का घात में 1, और तीनों में क्या उभयनिष्ठ है, 3, जिसका छोटा घात क्या है 1, 3 का घात में 1, तो 2 गुना 3 बराबर 6। ये एक आपका उत्तर हो गया दोस्तों। अब देखिए निकालेंगे LCM ऑफ 6 72 और 120। देखिए दोस्तों LCM में हम कैसे बोले थे कि तीनों में जो जो संख्याएं हैं, देखिए इसमें 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, इसमें क्या है 2 3 5, तो जो जो संख्याएं हैं उसका सबसे बड़ा जो घात है उसको लेना है। तो 2 में सबसे बड़ा घात क्या है, 2 का घात में 3। ठीक है दोस्तों, 3 में क्या है, सबसे बड़ा घात 2, और 5 तो एक ही जगह है जिसका घात में है 1। तो 2 का पावर में 3, मतलब 2 का घात में 3, मतलब 2 को 3 बार गुना करना होता है, जिसका मतलब होता है 8। इसका 3 का 2 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा 9 और गुना 5। देखिए दोस्तों गुना कैसे करेंगे, ये दोनों को पहले गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 40 गुना 9, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 360। यही आपका उत्तर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको और वीडियो मिल सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।